तो आज का जो हमारा वीडियो का पर्पस रहेगा वो है कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम क्लास 11 टू आईआईटी जेईई और टारगेट कर रहे हैं हम ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। अच्छा, क्लास 10th मैंने यहाँ शो की है, इसके बाद में सर ये एक जंप आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि इस ऑनलाइन की दुनिया में प्लीज़ अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके रखो, मतलब उनको पता होना चाहिए कि इस दिन मेरे बेटे की या मेरी बेटी की ये लेक्चर होता है। आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी, देखी होंगी, जिसमें ये बोला जाता है कि क्लास 10th यहाँ है, 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, डिफिकल्ट होता है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जैसा कि आपको पता है कि आपकी क्लास 11th दैट इज अर्जुना जेईई बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैंने कहा कुछ जनरल गाइडेंस, पूरा रोड मैप मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि क्लास 11th में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो का पर्पस रहेगा वो है कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम क्लास 11 टू आईआईटी जेईई और टारगेट कर रहे हैं हम ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। ठीक है, हाँ ना, बिल्कुल सही। अब सबसे पहली चीज इसके लिए जो जरूरत होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। समझ में आया? बिल्कुल, आप अपने दिमाग में एक बहुत अच्छी इमेज बनाइए कि यस, अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अपने टीचर्स को फॉलो करूंगा और उनकी कही हुई बातों का पालन करूंगा डेली बेसिस पर कंसिस्टेंट रहकर, तो मैं ये चीज भी अचीव कर सकता हूं। इसको देखकर मन ही मन में अपने आप पे डाउट मत कीजिएगा प्लीज कि सर मेरी कहां से ऑल इंडिया रैंक 100 आएगी, मेरी तो 10th में ही 70% आ रहा है या 80% ही आए हैं सर, मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। जिनकी ऑल इंडिया रैंक 100 आती होगी सर वो तो शायद बॉर्न इंटेलिजेंट होते होंगे। नो डाउट वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं सर, उनके घर पे तो मेडल्स की लाइन कतार लगी होगी। ऐसा सभी टॉपर्स के साथ नहीं होता, बट यस, उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्होंने बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट रह के तैयारी की, जो कि आप भी कर सकते हैं। समझ में? कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, ये दोनों कैटेगरीज तो आप भी इनकलकेट कर सकते हैं ना अपने अंदर, मतलब अपने अंदर समा सकते हैं। तो ये अगर उन्होंने किया है, कुछ आप बोल सकते हो कि थोड़े से जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी तो उनको साइड कर देते हैं, बट सारे के सारे ऑल इंडिया रैंक 100 वाले जो हैं, 1 से लेकर 100 वाले ऐसे नहीं होते। जब आप उनसे मिलोगे, क्योंकि हमारी मुलाकात होती रहती है, ठीक है, पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये 13वां साल है, तो बहुत सारे बच्चों से मिला हूं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पहुंचते हैं जो कि क्लास 10 तक एवरेज थे, बट उनमें जुनून सवार हुआ, उन्होंने डेडिकेशन दिखाई, उन्होंने अपनी मेहनत की और फिर वो वाला स्पॉट जो है वो हासिल किया। समझे? है ना? तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये अगर आपका टारगेट है तो। अच्छा, क्लास 10th मैंने यहां शो की है, इसके बाद में सर ये एक जंप आने वाला है। आपने बहुत सारी वीडियो सुनी होंगी, देखी होंगी, जिसमें ये बोला जाता है कि क्लास 10th यहाँ है, 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, डिफिकल्ट होता है। बस इसी इमेज को मैं सही करने की बात कर रहा हूं। तो डिफिकल्ट है क्या? क्या एक दिन में पेपर होने वाला है कि कल 11th स्टार्ट होगी, परसों पेपर है? नहीं सर। ठीक है, तो क्या आपको अकेला छोड़ दिया गया है मैदान में, जा भैया ये रही क्लास 11th की मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबें मोटी मोटी, खुद पढ़ और फटाफट आईआईटी का पेपर दे के आ? क्या ऐसा किया गया? नहीं। समझ में आया? तो आपने इमेज थोड़ी सी गलत बना रखी है। नो डाउट जंप एक बड़ा जंप है, बट आपके साथ आपके टीचर्स खड़े हैं। एक दिन में आपको चेंज नहीं लाना है, एक दिन में आपको आईआईटीएन नहीं बनना है। पूरा एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। धीरे धीरे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे अपने आपके अंदर चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आप अपने आप को सीरियस लेना सीख जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? धीरे धीरे आप अपनी गोल की तरफ फोकस होंगे। एक दिन में ना ही ये बदलाव आता है और ना ही आपको लाना है जी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए ये जो आपकी इमेज है ना भाई साहब, बहुत सिलेबस है, तो टाइम भी तो बहुत है भाई, 1 साल है क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। क्लास 12th की बात करेंगे उसके लिए भी 1 साल है, तो मतलब जेई के लिए आपके पास 2 साल है। 2 साल बहुत बड़ी जर्नी होती है। आजकल आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते होगे ना, उसमें वो रील आती है कि 3 महीने के लिए गायब हो जाओ और जब रिटर्न में आओगे तो आप अपना वो वाला वर्जन पाओगे जिसमें आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, चेंज्ड यू। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? तो 3 महीने में जब वो इंस्टाग्राम वाली रील वाले क्लेम कर रहे हैं, बट ऑल्दो उनके सुन के सिर्फ सब लोग ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, उसकी कोई बात मानता नहीं, बट वो सही बोल रहा है कि अगर आप 3 महीने के लिए डिस्ट्रैक्शन सारी अवॉइड कर दो, अपने फोकस पे काम करो या गोल पे काम करो फोकस होकर, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। तो वो तो 3 महीने की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? तो हमारे पास में टाइम है, इत्मीनान से पढ़ाई करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत जल्दी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का ठान लिया है। मतलब बहुत सारे बच्चे तो अभी घूमने गए हुए हैं, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि जेई लेना है कि नीट लेना है, कुछ सोच रहे हैं कि सेकंड बैच आएगा वहां से तैयारी स्टार्ट कर लूंगा। तो ये सब जो है ये उनकी कमजोर विल पावर की कहीं ना कहीं एक निशानी है। आपने बहुत जल्दी डिसाइड किया तो दैट इज अ गुड थिंग।
समझ में आया? तो पूरा कंप्लीट रोड मैप डिसाइड करेंगे, दिखाने वाला हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आता हूं, क्लास 10th तक एनसीईआरटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास 11th और 12th में अगर बात करें एनसीईआरटी, तो दैट इज नेग्लिजिबली इंपॉर्टेंट, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। कुछ कुछ चैप्टर्स में एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, क्लास 10th से निकलते ही एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, बट एनसीईआरटी फॉर्मूला की जरूरत है, या एनसीईआरटी रूल की जरूरत है। अब एनसीईआरटी रूल क्या बोलता है? डेली आपको नोट्स बनाने हैं, क्लास अटेंड करनी है, एवरीडे ये काम करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं जी। यही आप बोल सकते हैं कि 5 रूल हैं आईआईटी जेईई में सेलेक्ट होने के। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बट इतना आसान है नहीं जी। क्या है? एन स्टैंड्स फॉर नोट, सी स्टैंड्स फॉर क्लास, ई स्टैंड्स फॉर एवरीडे, आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन, टी स्टैंड्स फॉर टेस्ट। बस इतने से काम करने हैं। और जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, इन 5 कामों के अलावा कोई छठा काम करते हो तो आप बता दीजिए प्लीज। वो आपको यही काम करते हुए दिखेंगे और वो इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। एवरीडे मींस एवरीडे। अगर बीमार होने के कारण उनकी कोई क्लास छूट भी गई कि वो उस हालत में नहीं थे, अब तो ऑनलाइन ने वो भी इजी कर दिया है कि अगर आप मान लो बुखार भी है, फिर भी अपने सामने लेक्चर तो चला ही सकते हो, नोट वोट्स तो नहीं बना सकते, कहीं पार्शियल लेक्चर तो देख सकते हो, 30 मिनट्स का देख सकते हो, 40 मिनट का। बट फिर भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो आप उस दिन भी लेक्चर देखें। बट जिस दिन आपकी तबीयत खराब है और आपने लेक्चर छोड़ा, तो आपके दिमाग में एक पैरेलल कैलकुलेशन भी चल रही है कि आगे मेरे पास कौन सी छुट्टी आ रही है, कौन सा ऐसा डे ऑफ आ रहा है, वीक ऑफ आ रहा है, संडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, कब छुट्टी है, जब मैं इस बैकलॉग को, ये जो काम मेरे से रह गया, ये कब कंप्लीट करूंगा। तो एवरीडे का मतलब वो है। समझ गए कि नहीं समझे? अटेंड करनी है आपको ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको पूरा प्लानर दे दिया जाएगा, शेड्यूल दे दिया जाएगा किस दिन कौन सी क्लास होगी, तो आपको अपने लेक्चर के लिए तैयार रहना है डे 1 पे ही। ठीक है, लाइव लेक्चर्स आपको देखने हैं, बिकॉज एक बार आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना स्टार्ट कर दिया तो आप अपने लिए ही एक टास्क बढ़ा दोगे कि कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करोगे। क्योंकि एक बार रिकॉर्डेड में चले गए तो आपका दिमाग या दिल, अंदर से तो हम सभी कामचोर हैं, क्योंकि मन तो यही बोलता है भाई बाद में देख लेंगे, अब वो बाद कभी आता ही नहीं। इसलिए फॉलो द लाइव लेक्चर्स। ठीक है, मेक नोट्स ड्यूरिंग या फिर आफ्टर लेक्चर। ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर लेक्चर ये नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर भी मैं आता हूं। होमवर्क भी आपको 3 वैरायटी से मिलेगा। क्लास एग्जाम्पल्स हो गए या क्लास में मैं होमवर्क देता हूं, डीपीपी आपको मिलेंगी और पीवाईक्यूज आपको करने होंगे। तो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। सर इतना होमवर्क कैसे करेंगे? मैंने कहा उसकी भी ज्ञान की बात है, स्ट्रेटेजी सारी है। और फिर एट लास्ट आपको रिवीजन और टेस्ट देना है जी। ठीक है, अब इन सभी ब्लॉक्स पे मैं डिटेल में बात करता हूं। सबसे पहले आते हैं फॉर रेगुलरिटी, मतलब लेक्चर्स आप कैसे देखें। जैसे मैं अगर अपने कोटा के दिनों की बात करूं तो उस टाइम पर ये नया नया जो है, मतलब आजकल तो आ गया है, पर नया नया उस टाइम पे ये चला था कि जो भी आपके टेस्ट के मैसेज होंगे वो घर जाएंगे पेरेंट्स के पास, और एडमिशन के वक्त पेरेंट्स का मोबाइल नंबर ले लिया जाता था। तो मेरे में टेस्ट छोड़ने की हिम्मत ही नहीं थी, बिकॉज मुझे पिताजी को पहले से पता था कि इस संडे को टेस्ट है, वो मैसेज का वेट करते रहेंगे कि इस वाले टेस्ट का मैसेज क्यों नहीं आया। तो मैं कभी टेस्ट छोड़ नहीं पाता था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चाहे जैसी भी आधी अधूरी तैयारी के साथ देना जरूर पड़ता था भाई। ठीक है, तो अब मेरे के अंदर देखो, पढ़ाई करना, पढ़ाई मतलब करना और करवाना दोनों ही एक मुश्किल टास्क है। समझ में आया? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपकी रेगुलरिटी आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ये कोई सोलो ट्रिप नहीं है, आप हाइकिंग के लिए नहीं जा रहे, आप किसी ट्रैकिंग के लिए नहीं जा रहे कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, नहीं भाई। आप जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर अब मेहनत की रास्ते पे आप चलने वाले हो, तो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए जो आपके इस धरती पर सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। ठीक है, कभी कभी हार्श हो सकते हैं, कभी कभी आपको डांट सकते हैं, कभी कभी हो सकता है उनकी बोली हुई बातें आपको चुभे, बट यस दे आर द ओनली पर्सन्स, या आपके पूरा परिवार जो है वही आपको सफल देखना चाहता है, बाकी सब लोग टांग खींचने में उस्ताद है भाई। तो मैं टेस्ट दे पाया बिकॉज माई पेरेंट्स, मेरे पिताजी इन्वॉल्व थे। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि इस ऑनलाइन की दुनिया में प्लीज अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके रखो, मतलब उनको पता होना चाहिए कि इस दिन मेरे बेटे की या मेरी बेटी की ये लेक्चर होता है, ताकि तुम घर पे फ्री बैठते हुए घूमते हुए दिखाई दो तो मम्मी तुमसे पूछ ले कि बेटा आज तेरा मैथ्स का लेक्चर था ना 4 बजे, अब तो 4:15 हो रखे, तू क्या कर रहा है। तो ये जब इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो आप पे एक पीयर प्रेशर रहेगा, एक आप पे प्रेशर रहेगा कि भाई पेरेंट्स को भी तो जवाब देना है। समझ में आया? वो कहीं ना कहीं डर, बोलते हैं ना छोटे अमाउंट का डर हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो हमसे वो टास्क कंप्लीट करवा देता है। कोई डर ही नहीं होगा, अपनी मर्जी के मालिक होगे तो भैया तुम लेक्चर छोड़ते जाओगे।
ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को, भैया दीदी को इन्वॉल्व कर लो, उनको सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्लानर, टेस्ट कब होने वाले हैं, टेस्ट के मार्क्स, और लेक्चर्स कब कब होते हैं, नोट्स। मैं तो जितने भी बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं उस तरफ, और उनके साथ अगर उनके पेरेंट्स बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, ये वाला जो वीडियो का टाइम स्टैंप है, ये वाला जो पार्ट है, ये अपने पेरेंट्स को दिखा दो। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से, भैया दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका छोटी बहन अब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है, तो इस पे प्लीज क्लोज मॉनिटरिंग रखिएगा प्लीज, कि इसका टेस्ट कब है, इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये नोट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है। लेक्चर ये स्टार्ट करता है, आप लोगों को कमरे से बाहर निकाल देता है, फिर अंदर से बोलते ना कुंडी लगा लेता है, उसके बाद में लेक्चर ही देख रहा है या कुछ और कर रहा है। इस चीज की मॉनिटरिंग करो, बिकॉज ये जो मुझे सुन रहे हैं, ये क्लास 10 से निकले अभी कच्ची उम्र के बच्चे हैं, इनमें इतनी मैच्योरिटी या अभी सिंसियरिटी नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होगी, वो काम हमारा है डेवलप करवाना। बट यस, थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए पहली चीज। दूसरा, नोट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन में पढ़ाते पढ़ाते मुझे 4 साल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द टॉपिक समझना है, मतलब आपके सामने मान लो ये एक स्लाइड लेके आया, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, तो बच्चे क्या करते हैं, बस टीचर के इधर उधर होती, जो कि क्लास 10th में भी हम करते थे, भाई टीचर ने कुछ लिखा बस वो लिख लें फटाफट, ताकि नोट्स वाला काम कंप्लीट हो जाए। नहीं जी, यहां पर बनाए गए नोट्स आपके कोई नहीं चेक करने वाला, ना मैं कभी आपको बोलूंगा कि भैया चलो क्लास होमवर्क चेक कराओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ रही है, तो जब जब फ्रीडम मिलती है, साथ साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नोट्स कोई चेक नहीं करेगा तो आपको बनाने नहीं है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वही आपके काम आएंगे रिवीजन करने में, फाइनल एग्जाम के दिन भी वही काम आएंगे, और हर दिन वही काम आएंगे। बिकॉज क्योंकि नोट्स में लिखी हुई बातें हमें सीधा सीधा, मतलब आधे घंटे या 1 घंटे का मैंने लेक्चर लिया, नोट्स सिर्फ आधे पेज के बने, तो वो या तो आपके पास आधे पेज के नोट्स हो, या फिर आपके पास में वो 1 घंटा हो कि आप जाके वो पूरा लेक्चर दोबारा देखें। समझ में आया? तो हर दिन आपकी क्लासेस होंगी, और आप एंड ऑफ द लेक्चर या एंड ऑफ द क्लास 11th में क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे लेक्चर दोबारा देख लोगे, है ना। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जाएंगे, बट आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब पहली प्रायोरिटी है टॉपिक को समझना, कि अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपका पेन नहीं चलना चाहिए, आप सिर्फ टॉपिक समझोगे, है ना, कि सर क्या बता रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, इसमें यहां पर इधर लेके गए तो ये प्लस का माइनस कैसे हो गया, ये 2 कहां से आया, ये सब चीजें आपको समझनी है। वंस आई एम डन, जब मैं टॉपिक को री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया, आपको समझ में भी आ गया, अब कोई और बच्चा है जिसको मैं दोबारा समझा रहा हूं, उसने कोई डाउट पूछा, मैं उस स्लाइड पे टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तब लिख लो, क्योंकि अब आपने तो समझ में आ गया। अब किसी और का टाइम इन्वेस्ट, मतलब कोई और डाउट पूछ रहा है तो मैं समझा रहा हूं, तब आप लिख लो। अब जब आप ऐसा करोगे तो हो सकता है कुछ रह जाए, ऑब्वियसली हो सकता है किसी स्लाइड पे बस बहुत ही बेसिक बात थी, सबने बोला समझ में आ गया, आप आगे निकल गए, मैं उतनी देर में नहीं लिख पाया, नहीं लिख पाई। तो जो कुछ रह जाए वो आफ्टर क्लास ड्यूरिंग द रिवीजन कंप्लीट कर लो। जैसे आपको लगा कि मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज या बॉडी जो है वो बहुत बड़ी थी, मतलब सवाल जो है वो 4 लाइन का था, मैं सवाल नहीं लिख पाया, सवाल का सॉल्यूशन छोटा था, वो तो मैंने लिख लिया, तो वो 4 लाइन जो है आप अपनी नोट्स की कॉपी में छोड़ दो, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा ये मुझे फिल करना है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स, ठीक है, हाँ है ना। ऑनलाइन में यही तरीका इवॉल्व करके आया, जितने भी बच्चों से मेरी बात होती है वो बोलते हैं सर ऐसे ही बनाया हमने नोट्स। नाउ अब आते हैं जी होमवर्क पार्ट पर। अभी तुम नए नए बच्चे हो, तुम बोलोगे कि सर होमवर्क, इतना इतना होमवर्क, हमें तो क्लास 10th में तो सिर्फ 10 सवाल दिए जाते थे पूरे वीक में, या एक दिन में 10 सवाल, वो भी हम देख देख के राइट कर करके ले जाते थे। ऐसा नहीं है, अब जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आपकी प्रैक्टिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर वो होमवर्क करोगे तो टॉपिक पे आपकी ही ग्रिप मजबूत होगी, एंड दैट ग्रिप इज रिक्वायर्ड फॉर IIT JEE सिलेक्शन। समझ में आएगा नहीं समझ में? अब होगा क्या कि मैंने आपको बोला कि होमवर्क 3 वैरायटी का है, जैसे मैंने आज कुछ क्लास ली, उसमें मैंने 3 सवाल आपको होमवर्क दे दिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आके मैं ही डिस्कस करूंगा। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि आपको वो 3 सवाल अगली क्लास में आने से पहले कंप्लीट करने हैं। हुए तो ठीक, नहीं हुए तो मैं डिस्कशन करूंगा, बट आपको अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, आपको डीपीपी मिलेगी, हर लेक्चर के बाद में डीपीपी के 10 सवाल वो भी हो गए। साथ में कोई ना कोई स्टडी मटेरियल भी आप लगा रहे होंगे, हो सकता है कोई मॉड्यूल, कोई शीट, किताब, तो उसका भी होमवर्क कंप्लीट करना है। तो अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो आपके ऊपर ओवरलोड आपको किया जा रहा है, इतना होमवर्क आपको मिलने वाला है जो कि एक दिन में प्रैक्टिकली करना पॉसिबल भी नहीं है। बट प्रायोरिटी वाइज चले तो डीपीपी और क्लास एग्जांपल्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपको अगले लेक्चर से पहले कंप्लीट करना है। रहा मॉड्यूल का सवाल, तो मॉड्यूल या फिर एक्स्ट्रा शीट्स को प्रैक्टिस करने के लिए 2 टाइप के एटीट्यूड देखने को मिलते हैं। ट्राई टू कंप्लीट द होमवर्क ऑन डेली बेसिस। डेली वाला होमवर्क क्या है? क्लास एग्जांपल्स और डीपीपी।
ये आपको पहली क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कंप्लीट करना है। इसका बैकलॉग बनाना मत स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज। फॉर पीवाईक्यूज मॉड्यूल या शीट सॉल्विंग, आप कोई किताब लगा रहे हो, कोई शीट आपके पास में है, कोई मॉड्यूल आपने खरीद रखे हैं, और कुछ पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज की भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज इन सबके बीच में और लगाया मैंने, तो आप किसी भी एक की तरफ जा सकते हो। अगर अब मैं आप मुझसे पूछो कि सर आपका सजेशन क्या है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यूज की ओर जाओ। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज में हर वेराइटी, क्योंकि आपको पता होगा जेई मेंस और जेई मेंस के जो सेशन वाइज पेपर होते हैं, शिफ्ट 1 मतलब एक जनवरी अटेम्प्ट होता है, फिर एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है, और फिर हर बार पेपर 5-5 दिन चल रहा है, 5 दिन में भी 2-2 बार पेपर हो रहा है, 10-10, मतलब एक बार में 20 पेपर आपके पास एक सेशन के निकल के आ रहे हैं। तो मतलब सर बहुत सारे पेपर्स है, और उनके सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की हमारे अगर एक जगह नेट से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर आप कोई किताब भी खरीद सकते हैं पीवाईक्यूज की, पीडब्ल्यू की भी किताब आती है, बट अगर आपको खर्चा नहीं करना तो नेट से पीडीएफ मिल जाती है चैप्टर वाइज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप यूज करें टॉपिक की पकड़ मजबूत करने के लिए, रेदर देन आप ये वाली चीजें जाएं, क्योंकि ये तो आपको करना ही करना है, मस्ट टू डू चीज होती है, और आप इतना ही कर पाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? ये डेली बेसिस का होमवर्क है और ये आपके पीवाईक्यूज है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। अब सर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, बिकॉज हम सुबह स्कूल जा रहे हैं, अभी उस पर भी बात करेंगे कि स्कूल रेगुलर डमी या फिर कैसे करना है, उस पर भी आता हूं। सर हम स्कूल भी जा रहे हैं, हमारे पास में फिजिक्स का भी होमवर्क है, केमिस्ट्री का भी होमवर्क है, मैथ्स का भी होमवर्क है, कहां से कर पाएंगे ये? तो मैंने कहा देख, लेट्स से तेरे पास में उस चैप्टर के 50 पीवाईक्यू इकट्ठे हो गए। अब स्टूडेंट ए वाला जो एटीट्यूड है वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि सर 50 सवाल करने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए, कम से कम मुझे 3 घंटे चाहिए। मैं पूरे वीक में इंतजार कर रहा हूं कि मुझे 3 घंटे का टाइम स्लॉट कब मिलेगा फ्री, जिस दिन मिलेगा सर मैं होमवर्क कर लूंगा। इस इंसान की, इस स्टूडेंट की इंटेंशन एकदम पॉजिटिव है, बट ये जो तरीका है ये गलत है। आपको 3 घंटे पूरे वीक में कभी भी फ्री मिलेंगे ही नहीं, आपके पास में काम होने वाला है। मैं आज से 1 महीने 1.5 महीने बाद की बात कर रहा हूं। सर पूरे वीक में 3 घंटे ही फ्री नहीं मिलेंगे, आप तो डरा रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। देखो अब तुम इसी से ही तुम मैच्योर होगे, इसी में तुम में सिंसियरिटी आएगी। तो ये बच्चा क्या है, ये 3 घंटे, इसका मतलब इंटेंशन पॉजिटिव है, इसको भी होमवर्क कंप्लीट करना है, आईआईटी में सिलेक्शन लेना है, इसको भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, बट ये वेट ही करता रहा, कभी 3 घंटे आए नहीं। तो इसका वो जो होमवर्क था ना पीवाईक्यूज वाला, जिस चैप्टर की वो पकड़ मजबूत करना चाह रहा था, वो पकड़ मजबूत हुई नहीं, क्योंकि इसने ये 50 सवाल किए ही नहीं। जबकि स्टूडेंट बी ने क्या किया, दूसरे स्टूडेंट ने, जो कि आपको करना है, उसने पूरे प्रोसेस को ब्रेक कर दिया कि सर ये कहां लिखा है कि 50 के 50 सवाल एक साथ करने हैं। अवर मोटो इज कि ये 50 पीवाईक्यूज या 50 क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर के करने हैं। और ये भी किसी ने नहीं कहा कि भाई क्वाड्रेटिक चैप्टर चल रहा है तो इसी चैप्टर के खत्म होते ही इसको अभी बस सारा काम कंप्लीट कर दो। क्वाड्रेटिक से आप मूव किए, अगला चैप्टर मान लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज है, और डेली बेसिस पे आप अगर 10-10 या 5-5 सवाल क्वाड्रेटिक पिछले चैप्टर के कर रहे हो, तो किसने मना किया? करो ना भाई, उससे कुछ नुकसान है क्या? नहीं। तो स्टूडेंट बी ने क्या किया, प्रोसेस को ब्रेक किया। इसने बोला कि 20 से 25 मिनट मैं निकाल सकता हूं डेली या फिर 2 दिन में एक बार, और उन 20 से 25 मिनट में 10 सवाल कर सकता हूं। 50 तो नहीं कर सकता, 10 कर सकता हूं, 8 कर सकता हूं, 7 कर सकता हूं, कर तो सकता हूं, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं। तो इस बच्चे ने अपने उन 50 सवालों को ऐसे बांट लिया, ये पूरे वीक में खत्म करके निकल जाएगा। 50 के 50 सवाल अटेम्प्ट कर लेगा, जिनमें अटकेगा उनका सॉल्यूशन देखकर आगे बढ़ लेगा, डाउट पूछकर आगे बढ़ लेगा। ये 50 सवाल उसकी मतलब इनसाइक्लोपीडिया बोल दो या मेमोरी में और ऐड हो गए, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। ये बच्चा 50 सवालों को सॉल्व करने के लिए वेट ही करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा वीक आपका पता चल जाएगा कि कहां कहां पे आपको टाइम फ्री मिलता है, और आपको इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। कि आपने भैया क्या किया, 20 से लेकर 25 मिनट, जैसे मान लो 4 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है मैथ्स की, फॉर एग्जांपल मैं बात बता रहा हूं, आपने 3:30 बजे स्टडी टेबल पे आके बैठ के, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो स्कूल से ही फ्री नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद में मत उठना फिर स्टडी टेबल से। तो आपने देखा 3:30 बजे मेरे पास आधा घंटा है, मुझे 10 सवाल सॉल्व करने हैं मैथ्स के, या रिवीजन करनी है। तो ऐसे आप अपने स्लॉट्स पहले डिसाइड करो, ऐसे होमवर्क कंप्लीट होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा, वेट ही करते रह जाओगे। समझे कि नहीं समझे? तो डेली बेसिस वाला होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करना है, और जो ये ऐसा होमवर्क होगा पीवाईक्यूज वाला, जो आपको टॉपिक को स्ट्रांग करने के लिए, उसमें आप ऐसे ब्रेक कर लो प्रोसेस। आपको कहीं पर इकट्ठा 1 घंटा मिलता है तो ठीक है, 20 सवाल निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना 25-25 20-20 मिनट के स्लॉट तो निकाल ही सकते हो। तो ध्यान रखना प्लीज, ठीक है? इसी को ही मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से होमवर्क मैंने आपको समझा दिया है। नाउ
अब आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूं, अगर आपको आज ही समझ में आ जाए तो उससे तो बढ़िया कोई बात नहीं है भैया, वरना ये बात पता है कब समझ में आएगी? तुम 11th पूरी पढ़ लिए, तुम 12th पूरी पढ़ लिए, तुम जेई मेंस का पेपर दे के आए, और जिस दिन तुम वो पेपर दे के आए उस दिन तुम्हें ये बात समझ में आई खुद, किसी ने कुछ नहीं बोला। या तो वेट करो 2 साल के लिए, तब आप वो बात समझे, और वो बात जब समझोगे तो आपका नुकसान हो चुका होगा, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। या फिर आज ही इस बात को समझने की कोशिश करो, रिवीजन और टेस्ट ये दोनों सेल्फ डिपेंडेंट टास्क हैं। सर आपने ये जो ब्लॉक्स बनवाए, इसमें अटेंड लाइव लेक्चर में किसका ज्यादा एनर्जी लग रही है? मेरी। मैं आऊंगा 4 बजे, मैं आऊंगा 6:15 बजे, जो भी टाइमिंग होगी, मैं आपके लिए वो लेक्चर स्टार्ट करूंगा। आपको सिर्फ आके बैठना है, समझना है और नोट्स बनाने हैं। सेल्फ डिपेंडेंट टास्क नहीं है ना? मैं आऊंगा, मान लो मैं किसी दिन मैं ही नहीं आया तो तुम भी लेक्चर देखने नहीं आओगे, सर क्लास कैंसिल्ड, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। नोट्स बनाने वाला काम, सर ये सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हैं 90% या 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि साथ साथ में बन रहे हैं। आप वहां खड़े थे, लेक्चर चल रहा था, हमने नोट्स बना लिए, है ना? होमवर्क वाला काम और रिवीजन और टेस्ट वाला काम, ये है सेल्फ डिपेंडेंट टास्क। आपको कोई करवाने नहीं आने वाला रिवीजन। हम जो लोग रिवीजन करवाएंगे वो कोर्स कंप्लीशन के बाद में करवाएंगे, उससे पहले तुम्हारे उस टॉपिक के 5 तो टेस्ट हो चुके होंगे, है ना? तुम जेई मेंस के नजदीक पहुंच चुके होंगे, समझे कि नहीं समझे? तो पहली चीज आपको समझ में आए इन दोनों टॉपिक्स की वेटेज क्यों है, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट टास्क है, और इन्हीं दोनों टास्क में मैक्सिमम जनता लैग करती है। मैं आपसे अगर एक डाटा शेयर करूं, यू विल बी सरप्राइज्ड। मान लो एक बैच में लेक्चर देखने आए 100 लोग, नोट्स होते हैं 70 लोगों के, ठीक है? रिवीजन करते हैं 40 लोग, टेस्ट देने आते हैं सिर्फ 5। वापस सुनना जरा, लेक्चर देखने आए 100 लोग, सबकी इंटेंशन पॉजिटिव है, सबको आईआईटीएन बनना है, सबको सर सेलेक्ट होना है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। नोट्स 70 बनाते हैं, 30 वही आलस में, कौन लिखे सर, पीडीएफ तो है ही। फिर सर रिवीजन अगली क्लास से पहले उसमें थोड़ी बहुत सिंसियरिटी रखते हुए 40 कर लेते हैं। बात आती है सर 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद में टेस्ट देने की, 5 लोग पहुंचते हैं टेस्ट देने सिर्फ, और उन 5 में से धीरे धीरे ये अमाउंट 2 का ही बचता है, क्योंकि वो 5 पहुंचे टेस्ट देने, उन 5 में से 3 के या 5 के ही नंबर कम आए, टेस्ट में नंबर कम ही आते हैं जनरली, तो वो अब अगले टेस्ट देने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, समझे? तो ये सेल्फ डिपेंडेंट टास्क है, आपको उठा कर नहीं लेके आने वाला भाई कि अब रिवीजन कर ले, आज आप टेस्ट देने आ जा। ये आपको खुद करने, ये अगर आप समझ गए तो समझो जेई की जर्नी जीत गए। बस यही 2 चीजें हैं, बोल देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझसे कोई करवाने आएगा नहीं, मैं खुद करूंगा। सबको कल वाला तो याद रहता है, अब बोलते रिवीजन क्या करें सर, कल जो आपने पढ़ाया था वो तो याद है, ये ऐसे ऐसे होगा, ये सवाल भी मुझे सारे याद है, लेकिन पिछले चैप्टर का याद नहीं है। जैसे 1 चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर होंगे, तो मैं आपसे तीसरे चैप्टर में जाकर पहले चैप्टर की बात पूछूंगा, आपको नहीं याद रहेगा। इसका मतलब सर रिवीजन इमीडिएट काम नहीं करती, रिवीजन लॉन्ग टर्म में काम करती है। रिवीजन इमीडिएट काम नहीं करती, रिवीजन लॉन्ग टर्म में काम करती है। फील दिस थिंग। स्टूडेंट ए, रिवीजन क्या है सर, वो तो मुझे आता है करता गया, उसको पता चला कि इस संडे को टेस्ट है, फिर उसने क्या किया सर, पैरेलल, क्योंकि जिस वीक में टेस्ट होगा उस वीक की क्लासेस थोड़ी ऑफ हो जाएंगी, आपकी वो क्लासेस भी चलेंगी, तो उसका भी लोड है, वो भी नोट्स कंप्लीट करने हैं, उनके भी होमवर्क करने हैं। तो ये क्या है, बस एक रात पहले जागा और फटाफट पन्ने पलटे कि कल टेस्ट है भाई, क्या आने वाला है, देख लूं एक बार। अब एक रात में ये कितने पन्ने पलट सकता है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के कितने पन्ने पलटेगा, और वो भी आईआईटी जेईई लेवल का टेस्ट देने जा रहा है, तो क्या ये रिवाइज कर पाएगा? यहां पर स्टूडेंट बी ने क्या किया, इसने फिर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसने फोकस की, वो ये है डेडिकेटेड टाइम स्लॉट। इसने रिवीजन का भी टाइम लगा दिया, कि जैसे हमारे लेक्चर का टाइम दोपहर में 4 बजे का है, वैसे ही सर बुधवार वाले दिन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वेडनेसडे वाले दिन सर रात को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं मैथ्स की रिवीजन करता हूं, वो फिक्स है। कोई और काम कर रहा हूं मैं छोड़ दूंगा उस टास्क को, मैं ये रिवीजन करने जरूर पहुंच जाऊंगा। टाइम स्लॉट अलॉटेड, मैंने बगल में ये भी लिखा है कि मोबाइल का प्रॉपर इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें, कि मोबाइल में रिमाइंडर ही लगा हुआ है, मोबाइल खुद ही बता दे रहा है कि भाई आज तेरा अभी ना जो टाइम स्टार्ट हुआ है 9 बज चुके हैं, आज बुधवार भी है, आज 9 भी बज चुके हैं, वेडनेसडे है, 9 बज चुके हैं, 9 से लेके 9:30 बजे तक तुझे मैथ्स के इस टॉपिक का रिवीजन करना था। आपने खुद डिसाइड किया, आपका माइंड आपको सिग्नल करेगा कि हाँ भाई अब रिवीजन करने बैठ जा। एक बार ये जो तू टास्क कर रहा है, नोट्स बना रहा है,
या फिर तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, इसको रोक, रिवीजन भी जरूरी है। क्योंकि ये रेगुलर बेसिस के, डेली बेसिस के काम करते करते रिवीजन सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, बच्चे नहीं निकाल पाते टाइम। कब करें सर रिवीजन, कहां करें रिवीजन? आपको वीक में टाइम स्लॉट निकाल लो, ठीक है। जब टेस्ट से 2 वीक दूर हो तो उस वीक में 3 बार रिवीजन करो। टेस्ट वाले वीक में ये एंटर करके कि इसी वीक में संडे को टेस्ट होना है, तो अब इसमें हर दिन रिवीजन का एक एक स्लॉट निकाल लो, 20 मिनट का, 30 मिनट का। मैं 2-2 घंटे रिवाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कहीं आपको इकट्ठा टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे में चैप्टर पूरा रगड़ दिया। कैसे रिवाइज करना है सर? जो आपने नोट्स बनाए उनको देखें। मैथ्स की बात करें तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो आपने क्लास में सॉल्व करते वक्त स्टार लगाया, उनको वापस से एक बार बिना देखे अटेम्प्ट करो। बस फॉर्मूला सारा लिख लिख के देख लो, यही तो करना है। तो ठीक है, इस चीज को फॉलो करिएगा प्लीज। टेस्ट से 2 वीक पहले ही रिवीजन शुरू कर दिया, डेली 20 मिनट। सर रिवीजन इसका एकदम दुरुस्त है, टेस्ट में नंबर फोड़ के आएगा, जबकि ये बेचारा जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। इंटेंशन इसकी भी पॉजिटिव थी, ये अपने डेली बेसिस के कामों में उलझा हुआ था, डीपीपी सॉल्व कर रहा था, नोट्स बना रहा था। बट इसने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं वीक में ही 20-20 मिनट, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का स्लॉट निकालते हुए छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज करता गया। और ये 2 वीक पहले से लगा हुआ था, तो इसकी रिवीजन भी कंप्लीट हो गई। फील दिस थिंग, यही आपको करना है, यही टाइम मैनेजमेंट है भाई। क्या मेरी बात समझ में आती है? नाउ अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, दैट इज टेस्ट। अभी रिवीजन सबसे पहला जो बहाना माना जाता है, या फिर सबसे पहला जो एक बच्चा टेस्ट ना देने के लिए अपने आप को बोलता है, वो यही है कि भाई अभी रिवीजन कंप्लीट नहीं है, इस वाले टॉपिक के तो मैंने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं एक बार रुक जाता हूं, पहले ये टॉपिक या फिर रिवीजन कंप्लीट हो जाए, फिर टेस्ट दे दूंगा आगे आने वाले। ये बात वो अपने आप से बोलता है, अंदर से आवाज आती है, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, कि ठीक है तू, बिल्कुल सही कि तू पहले ये वाला काम कंप्लीट कर ले, टेस्ट बाद में दे देंगे, ठीक है। पेरेंट्स को मार्क्स का मैसेज जाएगा, ये भी एक डर है कि सर मैं टेस्ट दूंगा बट टेस्ट के नंबर जो है वो कम आएंगे। टेस्ट के नंबर अगर कम आएंगे तो सर पेरेंट्स हमें डांटेंगे, तो फिर टेस्ट ही रहने देता हूं, सबसे बढ़िया। फिर अब एक ये भी है कि जैसे आप टेस्ट की बारी आएगी तो आपको पता चलेगा कि आपका बैकलॉग हो गया है, किसी सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट नहीं है, कहीं पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, कहीं पे आपकी डीपीपी छूटी हुई है। तो संडे वाला दिन आप घर पे फ्री हैं तो आपको लगेगा ये 3 घंटे मैं वेस्ट करूंगा, इससे बढ़िया मैं नोट्स कंप्लीट कर लेता हूं। इसे आप पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट भी एक पढ़ाई वाला काम था, बट आप उसको इग्नोर करके आप पढ़ाई ही कर रहे हो, तो आपको अंदर वो नुकसान फील भी नहीं हुआ कि मैं कोई गेम खेलने थोड़ी जा रहा हूं, मैं कोई दोस्त का घूमने थोड़ी जा रहा हूं टेस्ट। तब तो, या ऐसा करता तो मैं गिल्ट में जाता कि टेस्ट छोड़ के भैया मैं तो मार्केट गया हुआ था, तो गिल्ट में जाता कि बाकी बच्चे मुझसे आगे निकल गए। अब तुम गिल्ट भी फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तुमने टेस्ट छोड़ा और टेस्ट की जगह पढ़ाई कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। बट ये नुकसान आपको धीरे 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 आईटी जेई की प्रिपरेशन में कैसे पीछे ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों टास्क आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बोलूंगा मैं तो, क्योंकि बाकी तीनों टास्क जो है वो हम आपसे करवा ले जाएंगे, ये दोनों टास्क आपको खुद करने हैं, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे प्लीज। फिर जल्दी से मैं बात कर लेता हूं, स्कूल रेगुलर या फिर डमी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूं कि बच्चे चाहते हैं डे 1 पर ही सर डमी स्कूल करवा दूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको स्टेज वाइज ब्रेक कर लीजिए प्लीज। स्टेज 1 में आप रेगुलर स्कूल ज्वाइन करो, जिस स्कूल में आपने 10वीं तक का टाइम बिताया है, उस स्कूल को अचानक से छोड़ना भी आपके लिए इमोशनली ठीक नहीं होगा। आपके दोस्त वहां रह जाएंगे, सारे के सारे जेई की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ आर्ट्स के हैं, या अलग अलग जोन में भी हैं, तो आपके दोस्त मिस होंगे, तो आपको लगेगा कि मैं यार कुछ ज्यादा ही अपने आप के लिए हार्श हो रहा हूं। एक लॉजिक वो है। दूसरा, आपका टाइम टेबल अचानक से बिगड़ जाएगा भाई, समझ गए। ऑल्दो आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है कि सर डमी स्कूल लेंगे तो सुबह का टाइम फ्री मिलेगा, उसमें जेई की प्रिपरेशन करेंगे, बट ये आपको अचानक नहीं करना है। आप पहले रेगुलर स्कूल ही ज्वाइन करें। हाँ, शुरू के 1 वीक, 2 वीक, 1 महीने अर्जुना जेई के साथ साथ आप मैनेज करने की कोशिश करें। फिर जब आपको यह महसूस होगा कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मेरा ट्रांसपोर्टेशन में टाइम चला जाता है, स्कूल आने जाने में, मैं अपना होमवर्क जो है वो बैकलॉग बनने जा रहा है, मेरा इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें, उस केस में अब जब आपको टाइम का क्रंच महसूस हो तो पार्शियली शिफ्ट हो जाओ। पार्शियल का मतलब है कि स्कूल से 1 या 2 दिन की बहाने मारकर छुट्टी ले लीजिए। 1 दिन की बहाने मारकर पेट खराब है, ठीक है, हाँ है ना, समझ में आएगा नहीं समझ में? आप तो बोलोगे तो यही पेट खराब है, बट सर हमारी अंदर से नीयत खराब नहीं, हमारी नीयत सही है।
हम वो जो छुट्टी लेंगे उस दिन हम सुबह का टाइम यूज करेंगे बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, या फिर अपना नोट्स कंप्लीट करने के लिए, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करने के लिए। तो जब आप 1 या 2 दिन की छुट्टी लोगे तो घर वालों की नजर आप पे रहेगी, बिकॉज आपने पहले ही स्टेप में पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया है। वो देखेंगे कि आज यार फ्राइडे है पर ये स्कूल तो इसका आज है, ये गया नहीं। जब उन्होंने कमरा खोल के देखा तो अंदर देखा कि भाई साहब बैठ के पढ़ रहा है। मेरी बात का विश्वास मानिए, चाहे आपके पेरेंट्स आपसे कितना ही आपको डांटते क्यों ना हो या किस भी एटीट्यूड के क्यों ना हो, वो जब आपको पढ़ते हुए मेहनत करते हुए देखेंगे अंदर ही अंदर तुम्हें मतलब बोलते हैं ना कि वाह यार मन जीत गया ये, और तुम सीरियसली पढ़ाई भी कर रहे हो, दिखाने वाले नहीं, खुद जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उन्होंने देखा कि जब ये 1 या 2 दिन का 1 या 2 दिन का ऑफ लेता है तो ये जेई की प्रिपरेशन करता है स्कूल से हटकर, कोई खेलने नहीं जाता। ऐसा नहीं सो रहा है, जिस दिन स्कूल नहीं गया उस दिन सो ही रहा है 12 बजे तक, ऐसा नहीं करता। ये टाइम से उठकर उसी टाइम पे उठकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। इसको बोलते हैं पार्शियल मोड, कि आप स्कूल जा भी रहे हो बट कभी कभी टाइम लग रहा है तो आप वहां से छुट्टी भी ले रहे हो। और स्कूल में वैसे भी बहुत सारी छुट्टियां आती हैं जो कि यहां पर छुट्टियां नहीं होती इतनी ज्यादा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बच्चे इस पार्शियल मोड में रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इस पार्शियल मोड में रहते हैं। फिर आता है सर कंप्लीटली डमी। अब ये जो है इस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपके पेरेंट्स अलाउ करें, आपका स्कूल अलाउ करें, आप अपने आप को अलाउ करें, और आप सिंसियर इनफ हो कि डमी स्कूल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फिर आप डमी लीजिएगा। अदरवाइज पार्शियल मोड इज द बेस्ट या फिर रेगुलर स्कूल इज द बेस्ट। और मैं आपसे एक साइंटिफिक डाटा या फिर एक एक्चुअल डाटा शेयर कर दूं कि मैक्सिमम जितने भी जेई के टॉप रैंक्स होती हैं वो रेगुलर स्कूल गोइंग होती हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी आप बोल सकते हैं कि पार्शियल भी हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं लास्ट एस्पेक्ट पे, ठीक है। और लास्ट एस्पेक्ट क्या है, वो है कि माय रोल, मेरा रोल क्या रहने वाला है इस पूरी जर्नी में। तो मेरा रोल रहेगा कि भाई टॉपिक की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूं, आपको पूरा का पूरा आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाऊं क्वेश्चन सॉल्विंग में। टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज होगी तो सर हमें मजे भी आएंगे सवाल सॉल्व करने में। फिर मल्टीपल मेथड से आपको सवाल सॉल्व करके दिखाया जाए, है ना। मजे आते हैं कि एक मेथड सर थोड़ा लंबा है, फिर एक दूसरा मेथड हमने लगाया, कोई ट्रिक हमने सवाल पे लगाई। तो ये सारी चीजें आपको क्लास के अंदर सिखाई जाएंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्लास में सर आप मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है और जो कि है बीजेई मेंस के रिस्पेक्ट में, तो आप इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आसान बनाने का आपका गेम प्लान क्या है वो तो हम देख भी लेंगे, थोड़ा सा आप हमें समझा दीजिए। तो मैंने कहा देख भाई मैथमेटिक्स आपने सुना भी होगा और आप जानते भी हैं, बहुत सारी जगह सुन लिया होगा कि की कॉन्सेप्ट या की मेथड इज कि आप अपनी प्रैक्टिस बहुत बढ़ा दो। और प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए अगर आप कोई मटेरियल भी नहीं खरीदते हैं, और जो कि आपको स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड है कि आप बैच ज्वाइन करने से पहले कुछ नहीं खरीदेंगे भाई, कुछ अगर जरूरत हुई तो अपने डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा कि ये खरीद ले, अभी कुछ नहीं खरीदना है सिवाय नोटबुक के और अर्जुना बैच के, और कुछ नहीं खरीदना। तुम्हें कॉपी 3 कॉपी खरीद ले बस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मतलब रेगुलर क्लास एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे, फिर एसिडिक मतलब थोड़े से अच्छे सवाल, चैलेंजर डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन मतलब ओलंपियाड लेवल के, मतलब अलग ही चीज लग रही है, भौकाल टाइप के सवाल। ये सारे के सारे आपके क्लास के नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यूज आपको क्लास में मेंस और एडवांस दोनों के आपसे ही सॉल्व करवाए जाएंगे कि देख भाई ये रहा जेई मेंस 2025 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, ये जेई एडवांस 2019 में आया है, ये 18 में आया है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। फिर डिब्बी का शॉर्ट फॉर्म जो है, ये किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है, डू इट बाय योरसेल्फ टाइप की वैरायटी भी मैं हर लेक्चर के एंड में अपार्ट फ्रॉम डीपीपी 10, 5, 10, 15 सवाल डिपेंडिंग ऑन की लेक्चर में कॉन्सेप्ट या टॉपिक क्या यूज हुआ है, मैं आपको खुद घर पे करने के लिए वो सवाल भी देता हूं। और साथ में आपको शीट्स भी टाइम टू टाइम अपलोड करवा दी जाएगी बैच के अंदर कि ये जेई एडवांस के लिए शीट है, ये जेई मेंस के लिए शीट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट इसलिए यही है कि आप अभी कोई मटेरियल मत खरीदिए, एक बार अगर आपको नीड महसूस हो तो खरीदना, अभी नीड नहीं महसूस हो रही, अभी तो तुम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ध्यान रखकर कि हां सर खरीद लेते हैं, कुछ नहीं खरीदना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बार आकर प्रोसेस समझनी है कि बैच के अंदर क्या चल रहा है, फिर नीड महसूस हुई तो फिर अपने डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आपको मोटिवेटेड रखा जाएगा। क्लास का माहौल तो तुम समझ ही गए हो, लाइट जो तुम्हें, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रिज कोर्स उड़ान चैनल पे जो डला हुआ है प्लीज जाके देखिए, हाँ ना, तुम्हें मेरे पढ़ाने का अंदाज भी समझ में आ जाएगा। स्टेप टू स्टेप गाइडेंस कि आगे चलकर बेटा ये चैप्टर आसान है, ये वाला चैप्टर मुश्किल है, भाई टाइट हो जाओ, इसके लिए तुम्हें इतनी इतनी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ये आसान है, इसकी वेटेज जेई में ये है, इसकी ये है, कभी तुम डीमोटिवेटेड हो गए, बैकलॉग हो गया। तो स्टेप टू स्टेप, क्योंकि एक पूरे 2 साल की जर्नी की ज्ञान की बातें मैं 15-20 मिनट में नहीं कर सकता,
तो वो जब जर्नी में पहुंचोगे, जब जब तूफान आएगा, जब जब जैसी नीड होगी, तब तब मैं आपके लिए वहां खड़ा हूं, घबराइए बिल्कुल नहीं। और चैलेंजेस जितने भी आपको आने वाले हैं, जैसे मैंने बोला ना कि आगे चलकर इस जर्नी में तूफान भी आने वाले हैं, ठीक है, तो वो जो चैलेंजेस आएंगे उनसे आपको बचा के एक्सप्लेन करते हुए कि अब ये वाला काम ऐसे कर ले भाई, तेरे स्कूल में नंबर कम आए, पेरेंट्स तुझे डांट रहे हैं, तो अब तू एक काम कर, ये वाली चीज उनको बोल, ये वाली चीज करके दिखा। ये स्टेप टू स्टेप गाइडेंस जिसको बोलते हैं, ये मैं आपके लिए करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं आपको पढ़ा के बता देता हूं, या फिर आपको जो स्ट्रगल महसूस होने वाली है। स्ट्रगल सबसे पहले तो यही आएगी, स्कूल और पीडब्ल्यू मैनेज नहीं हो पा रहे, जिसके लिए मैंने आपको इलाज बताया कि 3 स्टेप में आप पहले रेगुलर, फिर पार्शियल और फिर कंप्लीटली डमी इफ अलाउड, ठीक है। सर अनसिंक प्लानर चलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्लास 11th के लिए, क्योंकि आप जब कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वो सोचते हैं कि यार अब ये कोचिंग में तो चला गया, पीडब्ल्यूजी क्लासेस लेता है, जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो स्कूल में मार्क्स बढ़ने चाहिए। बट एक्चुअल रियलिटी इज कि अनसिंक प्लानर चलेगा। जैसे मान लो यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाने वाला हूं 9 लेक्चर्स में, स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी जाएगी 2 लेक्चर्स में, तो ऑब्वियसली सर वो जब आप ट्रिग्नोमेट्री खत्म करोगे तब तक वो 3 चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। फिर हमारा जो वीकली टेस्ट होता है या फिर मंथली टेस्ट होता है उसमें वो 3 चैप्टर आ रहे होंगे, तब कि आपने तो ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाई है, तो सर हमारे वहां पे वो चैप्टर्स भी आएंगे जो हमने ढंग से नहीं पढ़े हैं, तो जब आप वो टेस्ट देने जाओगे तो थोड़े से मार्क्स डिप होंगे। तो ये पहले से ही हार्श रियलिटी है, इसके लिए तैयार रहिए। तो सर इस चीज को कैसे टैकल करें, तो अपने पेरेंट्स को समझाओ कि एंड रिजल्ट जो होगा, फाइनल एग्जाम जो होने, फाइनल जो एग्जाम होने हैं उसमें अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा, क्योंकि तब तक हमारा कोचिंग में भी पूरा सिलेबस हो जाएगा और स्कूल में भी फुल सिलेबस टेस्ट आने वाला है, ठीक है। और बैकलॉग सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अब तक इसका नाम सुना ही होगा भाई, क्योंकि ये ऑनलाइन में पनपी हुई बहुत बड़ी बीमारी है। बैकलॉग से बचने का एक ही तरीका है कि इसको बनने ही मत दें, ठीक है। आपको लगे कि आप धीरे से डाइवर्ट हो रहे हो, आप क्लासेस छोड़ने लगे हो, आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम कर रहे हो, अपने आप को तुरंत समझाओ कि भाई अगर मैंने इस समस्या पे अभी काम नहीं किया तो ये समस्या एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि हो सकता है ये मुझे इतना डिमोटिवेट कर दे कि मुझे जेई की प्रिपरेशन ही छोड़नी पड़े, या पेरेंट्स ही छुड़वा देंगे, बोले तू जेई की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहा भाई, लेक्चर तो देखता नहीं, चल तो स्कूल ही जा, ठीक है। तो इसको क्या इलाज है सर इससे टैकल करने का, इसको बनने ही मत दो। जैसे ही आपको लगे वीक का एनालिसिस करो कि हाँ यार मैंने 2 लेक्चर छोड़े थे इस बार, संडे को तुरंत बैठ गए कि वो 2 लेक्चर पहले देख के कंप्लीट करता हूं ताकि मेरा बैकलॉग ना हो, ठीक है, हाँ ना। इसके बाद में जो बाकी मासूम छोटी छोटी बातें हैं वो हम क्लास के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी जो आपको फॉलो करनी है क्लास 11th के अंदर। जंप आएगा, घबरा मत, आपके टीचर्स, मैं आपके साथ खड़ा हूं, किसी भी मूवमेंट पे आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो हम लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं, नहीं भाई, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतनी बार चैट पढ़ी है, डेली बेसिस पे हम लोग चैट देखते हैं, तो पता चल गया है कि आपके मन में क्या चलेगा। और बिलीव मी मजा आने वाला है, आ जाइए बैच के अंदर, मिलकर मचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।